नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज समय है ट्रू क्राइम का, महीने का पहला शुक्रवार है। हम बात करेंगे द शफिया फैमिली मर्डर्स की। 30 जून 2009, 30 जून 2009 किंगस्टन मॉन्ट्रियल के पास किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक लेक था वहाँ। उस लेक में एक गाड़ी दिखी, निसन सेंट्रा करके। वो गाड़ी निकाली गई तो उस गाड़ी में 4 औरतों की बॉडी मिली। ये औरतें कौन थीं? मैं इनसे परिचय करा दूं आपका। ये चारों औरतें शफिया फैमिली की मेंबर्स थीं। 3 लड़कियां थीं और एक जो लेडी थी वो उनकी माँ नहीं थी, लेकिन हाँ, उनके फादर की फर्स्ट वाइफ। तो पहली लड़की का नाम था ज़ैनब, जो 19 साल की थी, सहर जो 17 की थी और गीती 13 साल की थी। और इनके साथ थी रोना, जो इनके फादर की पहली वाइफ थी। फादर का नाम था मोहम्मद शफिया। अब ये चारों गाड़ी में इनकी लाशें मिली। अच्छा, जिस लेक में वो गिरी थी वहाँ 2 मीटर से ऊपर पानी नहीं था, पर ये सारी औरतें कार में सीट बेल्ट्स लगा के बैठी थी और किसी ने भी कोशिश नहीं की सीट बेल्ट्स खोलने की। तो थोड़ा अजूबा था केस, जो शायद अभी तक भी उतनी क्लियरली सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन चलिए बैक गियर लेते हैं और बताते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो मोहम्मद शफिया जो थे अफ़गानिस्तान के बाशिंदे हैं। इनकी पहली वाइफ रोना, जिनके कोई बच्चे नहीं थे, उनका जब चेकअप हुआ तो मेडिकली पता चला कि वो इनफर्टाइल हैं, तो उनको बच्चे होने भी नहीं वाले। तो फिर इनकी शादी हुई थी रोना के साथ। शफिया की शादी हुई थी 1979 या 1980 में। 1989 में इन्होंने दूसरी शादी की टूबा करके लड़की से। टूबा ने इनको 7 बच्चे दिए। ये लोग सबसे पहले माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया, कुछ टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहे। फिर वहाँ से वो चले गए यूएई, जहाँ वो करीब 10 साल रहे। फिर कनाडा का एक प्रोग्राम रन हो रहा था दुबई में। इन्होंने यूएई दुबई में जाकर के इन्होंने बहुत पैसा भी कमाया और मल्टी मिलियनेयर हो गए। कुछ यूज्ड कारों का बिजनेस करते थे और भी कुछ। तो मोहम्मद शफिया ने फिर कनाडा से एक प्रपोजल आया था, जहाँ पे वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जा रहा था कि जिनके पास पैसा हो और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं कंट्री में, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो चूंकि इनके पास पैसा था तो इन्होंने करीब 2 मिलियन किसी एक मॉन्ट्रियल के कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगाया और कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए, जिससे इनकी फैमिली को कनाडा में एंट्री मिल गई एज अ सिटीज़न। तो सारे वहाँ आके बस गए। तो ये लोग मूव हुए। शफिया अपनी दूसरी वाइफ टूबा के साथ और 7 बच्चों के साथ कनाडा मूव हो गया। 5 महीने बाद उसने अपनी पहली वाइफ को भी स्पॉन्सर करके बुला लिया। ये दूसरी बात है कि लोगों को या गवर्नमेंट को ये बताया कि वो उसकी कज़न थी, बताया नहीं कि वो बीवी थी। कज़न है और उसको घर के कामकाज के लिए बुलाया है। अच्छा, रोना जो थी वो रोना के तो बच्चे थे नहीं, पर टूबा के बच्चों से काफ़ी हिली मिली थी और बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन रोना का जो सेटअप था घर का काफ़ी अब्यूसिव था। मतलब हस्बैंड भी उसको परेशान करता था और जो उसकी सेकंड वाइफ थी वो भी उसको नौकर की तरह ट्रीट करती थी, काफ़ी अब्यूज़ करते थे। और ये इसकी बहनें थी, यूएस में भी थी और आसपास कहीं कहीं रहती थी। तो वो सबको फ़ोन कर करके उसको $50 ये लोग पॉकेट मनी देते थे। तो फ़ोन कर करके अपना रोना रोती थी। घर से तो कर नहीं सकती थी, तो टेलीफोन बूथ में जाके कार्ड यूज़ करती थी और कार्ड से वो फ़ोन करके सिर्फ यही अपना रोना रोती रहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, यही सब। अब ये जो लड़कियां हैं ये सब टूबा की थी, यानी सेकंड वाइफ की। इनकी एक लड़का भी था जिसका नाम था हामिद। तो ये जो तीनों लड़कियां थी, इनमें से जो ज़ैनब थी सबसे बड़ी थी, 19 साल की,
ऑफ कोर्स ये लोग कनाडा में आके बस गए थे, तो अब कैनेडियन स्कूल में जा रहे थे। जब स्कूल में जा रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे, तो इनके विचार थोड़े बदल रहे थे। ये उतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव थॉट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। इनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगी थी वो इनको कुछ जमती नहीं थी। जब कॉलेजेस जाना शुरू किया तो ज़ैनब का अफेयर हुआ एक पाकिस्तानी लड़के के साथ। लेकिन ये लोग डरते बहुत थे अपने भाई से, जबकि भाई छोटा था इनसे। हामिद आई थिंक ज़ैनब से छोटा था, सहर से भी शायद छोटा था या सहर से बड़ा था, लेकिन भाई से भी डरते थे क्योंकि ये लोग एक ही कॉलेज में जाते थे। तो हर बार ये बात रहती थी कि भाई पिताजी को पता ना चले, भाई को पता ना चले, ऐसा हो। छुप छुप के ही मिलना जुलना होता था। सहर जो थी वो भी थोड़ी रेबेलियस भी थी। वो स्कूल जाती थी तो उसको नकाब में जाना पड़ता था, यानी हिजाब में, और स्कूल जाके वो वहाँ जाके चेंज वेंज कर लेती थी, अपना मेकअप लगा लेती थी और वेस्टर्न क्लोथ्स में आ जाती थी, और वैसे वो घूमती थी स्कूल में। पर हाँ, इस चीज़ का उसे भी डर था कि ये खबर कहीं वहाँ घर तक ना पहुँच जाए। और खबरें घर तक पहुँचती थी तो इन लोगों की काफ़ी मरम्मत भी होती थी। लेकिन दिन कट रहे थे कैसे तो भी। क्योंकि फैमिली अब्यूसिव थी तो सहर ने तो कई बार स्कूल में अपनी टीचर्स को इस बारे में बोला भी था कि भाई मेरे घर में मैं सेफ़ नहीं महसूस करती हूँ। एक बार जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं उनको भी बुलाया गया था। एक बार नहीं, 2-3 बार वो आ गई हैं। लेकिन जैसे ही फादर सामने आते हैं तो ये लड़कियां सब पलट जाती थी। जिस चीज़ की कंप्लेन हुई होती थी उससे मुकर जाती थी, बातों से मुकर जाती थी। तो पुलिस कुछ खास कर नहीं पाती थी। और जहाँ तक है ये सोचना कि माँ बाप बच्चों को मार डालेंगे, ये थोड़ा अजूबा था किसी के लिए भी। ज़ैनब जो थी उनका अफेयर चल रहा था पाकिस्तानी लड़के के साथ, तो और घर में इतना माहौल बिगड़ गया था क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि उनका अफेयर है। तो उन्होंने आके लड़के को, अपने प्रेमी को बोला कि भाई मुझे नहीं लगता मैं वहाँ वापस जा सकती हूँ, तो मेरी मदद करो तो मैं वहाँ से भाग लूँ। तो उसकी मदद करता है और उसको वो लेके चला जाता है। वो एक गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो सेंटर्स होते हैं उनमें किसी एक में जाके शिफ्ट हो जाती है, वहाँ रहने लगती है। यहाँ इसका भाई जो है, हमें तो घर में खबल पलबल मिल जाती है कि ज़ैनब चली कहाँ गई। तो वो 911 कॉल करता है और कंप्लेन करता है कि उसकी बहन जो है मिसिंग है 2 दिन से। तो वो वहाँ खोज शुरू होती है। फिर ये सब पता चल जाता है कि ज़ैनब कहाँ है। तो वहाँ जाके उसकी जो टूबा जो मदर है वो जाके खूब रोती है कि भैया जो भी हुआ तुम्हारे साथ गलत हुआ और प्लीज़ घर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे इस लड़के से। लड़का भी वहाँ होता है, लड़का सोचता है सही बोल रही हैं, कहता है कि भैया चलो हम लोग की शादी हो जाएगी, लगता है बदल गई हैं, सुधर गई हैं, कितना रो रही हैं। तो वो कैसे तो भी करके उसको घर ले आती है। जो एक बार वो घर आ जाती है तो जैसा प्रॉमिस था 3 दिन में उनकी शादी का दिखाया जाता है कि भाई शादी हो रही है। शादी होती है, लेकिन शादी के 24 घंटे बाद ही घर में पता नहीं क्या माहौल होता है और घर में कुछ फंक्शन चल रहा है। उसमें ज़ैनब को उसकी मदर और फादर क्या बोलते हैं ये आज तक पता नहीं चला। लेकिन वो आके अपने हस्बैंड को, जो 24 घंटे का हस्बैंड था, उसको आके बोलती कि भाई मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, और वो जाती नहीं है घर। तो शादी होती है पर नहीं होती, वो जाती नहीं। आज तक पता नहीं चला कि उसके पेरेंट्स ने उसको कहा क्या कि जिसकी वजह से उसने ये कहा अपने हस्बैंड को कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कोई ना कोई धमकी दी होगी ऑफ कोर्स। उसके बाद घर में क्या खिचड़ी पक रही है तो किसी को पता भी नहीं था। सडनली प्रोग्राम बनता है घूमने जाने का, नायग्रा फॉल्स घूमने जाने का प्लान बनता है। सबको लगता है कि लाइफ नॉर्मल हो गई है, एवरीबडी इज़ हैप्पी समवॉट, और सब कुछ नॉर्मल है घर में, कुछ अब्यूज़ नहीं चल रहा, सब एक दूसरे को समझ रहे हैं और सब नॉर्मल हो गया है। नायग्रा फॉल्स जाते हैं तो ये 2 गाड़ियों में जाते हैं। एक लेक्सस जिसमें हामिद, टूबा, उनके बच्चे बाकी के और शफिया थे, और एक ये खरीदता है निसन सेंट्रा, जिसको निसन की गाड़ी जो सेकंड हैंड लेते हैं, जिसमें ये रोना और 3 लड़कियां थीं। ड्राइव करके ये लोग जाते हैं नायग्रा फॉल्स, और नॉर्मल टूरिस्ट के चेहरे दिखाते हैं कि इनका घूमना फिरना चल रहा है और टेक्सटिंग चल रही है और ये है और वो है, सब नॉर्मल लाइफ। लास्ट टेक्स्ट इनका जो 29 जून या 30, ये लोग जा रहे हैं और ये उस एरिया से पास करते हैं और बस पता नहीं गाड़ी को धक्का पीछे से लगता है और गाड़ी
इस लेक में घुस जाती है। देखा जाए तो शायद ऐसा लगता है कि कुछ सुंघा दिया था या कुछ ऐसा पिला दिया था कि जिससे सब लोग सो गए थे, क्योंकि कोई हबड़ दबड़ या गाड़ी में कुछ फाइट का भी सीन नहीं था। सब वही बेल सबको लगी हुई थी और सब वैसे ही मर गए। तो शायद सोते सोते चले गए, किसी को जहर पिला दिया या इंजेक्शंस कुछ लगे थे, कह नहीं सकते। पर नायग्रा फॉल्स गए वो लोग और वहाँ इन सबको मार दिया गया। फिर दिखाते हैं कि भाई ये है कि पुलिस ने सबके इंटरव्यूज़ लिए, फादर को बुलाया तो फादर मदर सब मतलब नाटक करे जा रहे हैं। सब ने हम काफ़ी रोना गाना कह रहे, लोग चाबी लेने मांगने आई, फिर चाबी लेके लोग कपड़े लेके कहीं चले गए, हमें तो पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, और ऐसे करके उनकी डेथ। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो पुलिस ने इनके गाड़ियों में सब जगह हिडन माइक्रोफोन्स लगा दिए थे। शायद ये इनको पता नहीं था। तो गाड़ी में एक कॉन्वर्सेशन में टूबा और शफिया जो है, मोहम्मद शफिया, ये बात कर रहे हैं और ये बताते हैं कि जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि जो बच्चे थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे और ऑनर बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोबारा पैदा भी हो जाएंगे तो 100 बार भी हम यही करेंगे, उनको मार डालेंगे। और इस बेसिस पे ये लोग गिरफ्तार होते हैं 23 जुलाई 2009 और जून 2012 में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि इनके जो गुनाह थे वो सारे प्रूव हो जाते हैं। फादर ने अपनी लड़कियों और पहली बीवी को मार दिया ऑनर किलिंग के नाम पे। पहली बीवी तो शायद यूं ही गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, वैसे पिस गई, पर 3 लड़कियों को डुबो के मार डाला। अचंभा है ना। हम सोचते हैं कि ये भैया कनाडा जैसी जगह में हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए, और वैसी जगह की जहां अथॉरिटीज़ को कई बार बुलाया गया। जो छोटी लड़की थी 13 साल की, उसने तो एक बार बोला भी था कि मुझे फॉस्टर पेरेंटिंग में चले जाना है, लोग मतलब मुझे कोई फॉस्टर पेरेंट मिल जाए, मुझे अपने घर में रहना नहीं है। आई वुड प्रिफर टू बी ए फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर चाइल्ड वो होते हैं जो डिफ़िकल्ट फैमिलीज से आते हैं, बच्चे जिनको कोई देखभाल करने वाला होता नहीं है, वो गवर्नमेंट के निरीक्षण में आ जाते हैं। और बहुत ऐसे फॉस्टर पेरेंट्स हैं जो उनको लेके फिर इनकी परवरिश दूसरों के घरों में होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट उन पेरेंट्स को मदद करती है, पैसे देती है उनकी परवरिश करने के लिए, और दूसरे लोग परवरिश करते हैं, वो फॉस्टरिंग करते हैं। तो उसने ये भी बोला था, इतनी बार सोशल सिक्योरिटी इन लोगों के घर भी आई थी, लेकिन किसी ने भी वो स्टेप नहीं लिया। कहीं उन लोगों को पता भी नहीं था, और कहीं ऑनर किलिंग के नाम पर वो शायद डर सा था कि उस चीज़ को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या वो क्या चीज़ है उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, और हम क्लियर जो अपफ्रंट एविडेंस है उनको ही देखते हैं। अगर शिकायत आई है तो गए हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई मुकर जाता है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब ठीक है, तो उसको छोड़ के भी आ गए। तो ये थोड़ी गलती हुई थी कनाडा में, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ऑनर किलिंग क्या बला है? ऑनर किलिंग उसको कहते हैं कि जहाँ एक फैमिली मेंबर को दूसरे फैमिली मेंबर्स मिलके मार देते हैं, 1 को, 2 को, 3 को। इसमें जैसे 4 औरतें मारी गईं, जिसमें टूबा, शफिया और हामिद, यानी लड़का, मदर और फादर इन्वॉल्व थे। इंडिया की बात की जाए, ऑनर किलिंग में इंडिया भी कुछ कम नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, इन 4 स्टेट्स में ऑनर किलिंग काफ़ी 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 प्रेवलेंट है। और वही है कि एक जात का आदमी दूसरी जात की औरत से शादी कर लेता है, बस यही लफड़ा है। कैसे शादी कर ली, कैसे हम गोत्रों में कर ली कि किसी और गांव के आदमी से कर ली जो हमारे कास्ट का नहीं था। बस इसी चक्कर में माँ बाप जो हैं अपने खुद के जने बच्चों को मार डालते हैं। कहते हैं 2019 और 2017 के बीच में इंडिया में ऑनर किलिंग के नाम पे 145 जाने गई, विच इज़ अ बिग नंबर। तो इट्स वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया एज वेल। अभी 2022 में ही कोई आयुषी करके केस हुआ है, जिसमें वो छत्रपाल के साथ उन्होंने शादी कर ली थी, तो उनको मार डाला गया। अभी 2022 जनवरी की बात है, 1 साल पहले की। तो बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं उससे।
तो अब इससे क्या सबक मिल सकता है? मेरा तो कहना ये है कि भैया जो भी स्टेप ले, जो भी ले रहा है वो सोच समझ के ले, क्योंकि जिनको मारना होता है ना, कि चाहे कोई लॉ बन जाए या कुछ बन जाए, ये जो दिमाग की समझ है अगर वो इतनी ज़्यादा अंदर घुसी हुई है कि पुराने विचार, पुराने ख्यालात से बाहर आने को तैयार ही नहीं है, तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि इज़ इट वर्थ? ये प्यार मोहब्बत जो है वो क्या वर्थ है? जान से ज़्यादा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। धड़क में नहीं दिखाते, वो एक मूवी है जो जिसमें ये है अपनी जानवी कपूर, कि वो दोनों भागकर शादी करते हैं, रहते हैं और बहुत सुखी सुखी रह रहे हैं, लेकिन अंत में उसके माँ बाप पकड़ लेते हैं, फादर और भाई उसके घर आते हैं, बड़े प्यार से उसको ट्रीट करते हैं कि अरे सब कुछ बढ़िया है, उसको बाहर भेजते हैं और लड़के को ऊपर से बालकनी से टपका देते हैं, मर जाता है ऑनर किलिंग के नाम पर, कि जान जाए पर नहीं, जान जाए पर इज्जत पे कोई आंच ना आए। जान जाए का मतलब अपनी नहीं देते हैं, दूसरे की ले लेते हैं, और यूजुअली इसमें यंग गर्ल्स एंड बॉयज सफ़र करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर छोटी परिवार का लड़का है तो फिर उसकी ही जान ले लेते हैं और लड़की को तड़पता घर पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटी जात का है, तो घर का इकलौता लड़का हो, जो भी हो, मारा जाता है इस मामले में। तो हिंदुस्तान में इसमें कब चेंज आएगा कह नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंदर घुसी हुई बीमारी है, जिसको चेंज करने के लिए पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा और किस तरीके की दवाई यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन है ये प्रेवलेंट, ये एक कड़वा सच है। अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में तो ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा, और लड़कियां उसमें सबसे ज़्यादा खतरे में होती हैं, क्योंकि बाहर ऐसा नहीं देखा गया है कि सामने वाले लड़के को मार दिया, लड़के सामने से कोई मतलब नहीं, अपने घर में जो है उसी को मार डालते हैं, और यूजुअली लड़कियां सफ़र करती हैं, बहुत लड़कियों की मौत हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कम्युनिटीज़ जो बाहर शिफ्ट होती हैं, यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, बाहर शिफ्ट होती है, वहाँ भी उनमें कोई बदलाव नहीं आता, विचार उनके वैसे ही होते हैं और वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ और मार भी देते हैं उनको। तो शफिया फैमिली ने 4 औरतों को खोया। ये दूसरी बात है कि वहाँ उनको सज़ा मिली है, कल्प्रिट्स को, बाप, माँ और भाई तीनों लाइफ सेंटेंस में हैं, लेकिन फिर भी जाने तो चली गई ना। जो जीवन जो 19 साल की ज़ैनब या 17 साल की सहर या गीती एंजॉय करते, कहीं अचीव करते, क्योंकि पढ़ाई करके कुछ कहीं बनते, कहीं पहुंचते, उनके परिवार होते, उनके बच्चे होते, ये सब सुख से वो वंचित रह गए, या इस पोर्शन ऑफ द लाइफ को वो जी ही नहीं पाए, उनसे छीन ली गई उनकी ज़िंदगी। बहुत ही दुखदाई, लेकिन सत्य, बहुत ही बड़ा कड़वा सच। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।